हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, कोई भी आपको तैयारी करनी हो, बैंकिंग, SSC, सारी चीज़ें आपको फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ में। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में हमने जैसे कि कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार के बच्चों ने जिन्होंने केंद्रिक और ऐच्छिक दोनों प्रकार से संस्कृत को सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, उनके लिए व्याकरण तो देखिए हर एक के लिए समान होती है ना। बस थोड़ा सा रूप बदल जाता है, थोड़ा सा स्तर बदल जाता है कि हम 6वीं में व्याकरण थोड़ी कम स्तर की पढ़ते हैं और हम वही 11वीं 12वीं में उच्च स्तर की पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम संधि में व्यंजन संधि की हमने आपको कई प्रकार बता चुके हैं। जश्त्व बता चुके हैं, श्रुत बता चुके हैं, श्रुत हो चुकी है, चर्तु हो चुकी है। अब आ चुके हैं हम अपनी व्यंजन संधि की अनुस्वार संधि पर। अनुनासिक संधि भी हम बता चुके हैं। अब अनुस्वार संधि पर हम आ चुके हैं और अनुस्वार संधि के हम हर एक नियम को देखेंगे कि कौन कौन सी नियम होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोनुस्वार, मोनुस्वार संधि होगी। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वार को पर आने वाले वर्ण के हिसाब से उसी के सवर्ण में परिवर्तित कर देना। और लिखा है नश्चापदान्तस्य झलि। अब इन सभी को हम देखने वाले हैं अपने नियम पे। तो अनुस्वार संधि का एक हमारा जो भेद होता है वो कहलाता है मोनुस्वार। मोनुस्वार संधि क्या कहती है? यहाँ पर कहते हैं कि किसी पद के अंत में, पद के अंत में, शब्द के नहीं, पद के अंत में म आए, ठीक है, मोनुस्वार है ना, म का अनुस्वार में बदल जाना, म का अनुस्वार में बदल जाना मोनुस्वार कहलाता है। कब म अनुस्वार में बदलता है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अपनी अनुनासिक संधि में पढ़ा था कि भाई यहाँ पे अगर अनुनासिक वर्ण है, यहाँ प्रथम वर्ण का हमने अनुनासिक में परिवर्तन किया था, लेकिन अब अनुनासिक वर्ण पहले आ रहे हैं और अनुनासिकों में भी केवल अभी माँ की बात हो रही है, बाकी अभी किसी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। कब बदल जाता है? कहते हैं किसी पद के अंत में माँ आए तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए। उन्होंने कहा उसके स्थान, उसके बाद में यहाँ पर होने वाला कोई भी व्यंजन हो तो आप क्या करेंगे? जब संधि करेंगे तब आप उस माँ को अनुस्वार में बदल देंगे। तो और वो भी देखिए, अनुस्वार में बदलने के बाद को उसको साथ में नहीं लिखेंगे। ईश्वरम वंदे आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि आप संधि करके उसको लिख दें ईश्वरम वंदे, नहीं, ये अलग ही रहेंगी। बस केवल माँ का अनुस्वार में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये जो माँ हलंत है, ध्यान कीजिए, ये जो माँ हलंत आया है ये कहाँ से आया है? ये विभक्ति से आया है। जैसे बालक शब्द, मूल शब्द बालक होता है, लेकिन वो जब उसमें विभक्ति के अनुसार उसके 21 रूप बन जाते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेभ्य, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकस्य, जितने 21 रूप बनते हैं वो सब पद कहलाते हैं। यानी जब तक इसमें विभक्ति नहीं लगी है तब तक ये शब्द है, और जैसे ही इसमें विभक्ति के चिन्ह यानी विभक्ति के जितने भी सुप्रत्यय होते हैं वो लग जाते हैं, कहीं विसर्ग, कहीं औ की मात्रा, कहीं आन, कहीं एन, कहीं स्य, इस प्रकार से जैसे ही उसमें जितने भी प्रत्यय लग जाते हैं वैसे ही वो पद बन जाता है। और यहाँ पे पद की ही बात की जा रही है, ना कि शब्द की, ना कि यहाँ पे शब्द की बात की जा रही है, यहाँ पद की अंत की बात की जा रही है। तो बालक हमारा बालकम कहाँ बनता है? कहेंगे द्वितीय विभक्ति में। किसमें बनता है? द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। अब क्योंकि ये जो माँ हलंत आया है ये द्वितीय विभक्ति के अनुसार लगा है, और जहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसमें उस शब्द में को का अर्थ जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा जो बालक है इसमें अर्थ निकल रहा है बालक को। क्या निकल रहा है? बालक को। तो ये पद है, इसीलिए संधि करते समय इस पद को दूसरे पद में मिलाया नहीं जाएगा, अलग रखा जाएगा।
ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसके बाद में लिखा है वा बालकम गच्छति या बालकम पश्यति, यानी बालक को देखता है, तो हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिख देंगे बालकम पश्यति, मूनुस्वार संधि से। अकेला लिखना है तो बालकम माँ हलंत में ही लिखते हैं हम। द्वितीय विभक्ति में जब हम अपना प्रत्यय उसमें जोड़ते हैं और बालकम बन जाता है तो माँ हलंत के रूप में लिखते हैं। लेकिन अगर उसके बाद कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कोई भी व्यंजन अगर आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? वो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे होगा? बोले बस माँ हलंत अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये हमें याद रखना है। याद रहेगा? पद वाला माँ, पद के अंत वाला माँ। ईश्वरम वंदे, पाठम पठति, गृहम गच्छति, पुस्तकम पश्यति, पुष्पम जिघ्रति, कार्यम कृतम। सभी जगह जो माँ हलंत है वो द्वितीय विभक्ति का है, इसीलिए उसको सीधा बस हमें किस में बदल देना है? अनुस्वार में बदल देना है और हमारे पद को मिलाकर नहीं लिखना है, अलग ही लिखना है। ठीक है, ये हमारी अनुस्वार में मोनोस्वार पहली एक संधि का नियम हुआ। इसके बाद चलते हैं, इसी में एक और दूसरा आता है। यहाँ पर भी अनुस्वार में ही क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, कभी कहीं पर आप देख रहे हैं वर्ण का अनुस्वार बदल रहा है, कहीं अनुस्वार वर्ण में बदल रहा है, तो ये हमारी अनुस्वार संधि के ही नियम है। ठीक है, मोनोस्वार अनुस्वार संधि का ही है। और यहाँ पर ये अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ये भी हमारा अनुस्वार संधि का ही नियम है। हम इस अनुस्वार संधि में सीख रहे हैं कि कहाँ पर वर्ण अनुस्वार में बदलता है और कहाँ पर अनुस्वार वर्णों में बदलता है। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों प्रकार का परिवर्तन सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब क्या कहा गया है कि अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, कहते हैं अनुस्वार के बाद यदि, कौन से? अपदांत। यहाँ पे गम, अम, शम, अम, ये कोई पद नहीं है, ये कोई पद नहीं है। अब कह रहे हैं अपदांत, अनुस्वार के बाद, यानी ये जो यहाँ पे पद लिखा हुआ है ये अपद है, ये कोई विभक्ति से इसमें बिंदी नहीं लगी है, इसमें कोई विभक्ति से बिंदी नहीं लगी है, ये कैसा है? अपदांत है और उसमें अनुस्वार लगा हुआ हो और उसके बाद जिस वर्ग का अक्षर होगा अनुस्वार उसी का पंचम वर्ण बदल जाएगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का। ठीक है, कह रहे हैं किसी भी वर्ग का, जैसे मान लीजिए अनुस्वार ये लिखा हुआ है किसी भी अक्षर पर, किसी भी पद पर, जैसे हमने ये लिख दिया तम, तम लिख दिया। अब तम के बाद यहाँ क आ जाए, ख लिखा हुआ हो, दूसरे अक्षर में ख लिखा हुआ हो, ग लिखा हुआ हो या घ लिखा हुआ हो। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ भी ये चम लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे भाई इस ता के बाद में या च लिखा हुआ हो, छ लिखा हुआ हो, ज लिखा हुआ हो, झ लिखा हुआ हो। यहाँ पे और बता रहे हैं भाई कौन कौन सी हो सकती हैं परिस्थितियाँ। बोले तम के बाद, यानी एक अनुस्वार के बाद की बात कही जा रही है कि ये जो तम है, अगर क ख ग घ है तो तम जो है इसका पांचवा अक्षर जो है तंग में बदलेगा। वहीं पे यही अनुस्वार, अगर अनुस्वार के बाद वाला वर्ण च छ ज झ यानी चा वर्ग का कोई अक्षर है तो ये हमारा ञ में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि, यहाँ पर देखिए हमने ये तम ही लिखा हुआ है, इसके बाद ट ठ ड ढ। ठीक है, ट ठ ड ढ यानी पहला, दूसरा, तीसरा अगर अक्षर आ जाता है, ढ और ढ आ जाता है, तो ये किस में बदलेगा? बोले ये इसी के पंचम अक्षर यानी ण में बदल जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब आगे कहते हैं, फिर देख लीजिए, इसी में हमने देखा कि त थ द ध लिखा हुआ हो, तो अगर यहाँ पे तम लिखा है, यहाँ पे त थ द ध से शुरू होने वाला कोई अक्षर हो तो त तन में शुरू बदलेगा। ठीक है, यानी पर सवर्ण, पर के सवर्ण वाले पंचम अक्षर में ही बदलेगा। अब यहाँ पे देखिए तन लिखा है और यहाँ पे हमने देख लिया कोई भी या प फ ब भ
पा वर्ग का अक्षर है तो ये अनुस्वार तम में बदल जाएगा। यानी एक ही अनुस्वार आगे वाले वर्गों के हिसाब से बदलता है, अब उसके पंचम अक्षर में। ये हमारा सूत्र कहता है। तो अनुस्वार संधि में हम दोनों प्रकार के नियम सीख रहे हैं, अनुस्वार को वर्ग के अक्षर में बदलना और अक्षर को अनुस्वार में बदलना। तो यहाँ पर हम अनुस्वार को अक्षर में बदलना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये लिखा है गम, इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार को इससे कोई मतलब नहीं है। अनुस्वार को मतलब है तो आगे वाले अक्षर से, आगे वाले अक्षर से कि ये कहाँ का है, ये किस परिवार का है, तो कहेंगे ये हमारा। देखिए अब जैसे का वर्ग के अक्षर की बात करी जा रही है कि अनुस्वार के बाद अगर का वर्ग का अक्षर है तो ये अनुस्वार इस का वर्ग के अक्षर का पंचम वर्ण बदल जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, का वर्ग का, ये का वर्ग का अक्षर है, ये का वर्ग का है, ये का वर्ग का है, ये का परिवार का है, तो इनका पांचवा अक्षर क्या है, तो बोले इन्हें थोड़ी ना परिवर्तित करेंगे कि ये गा को इंगा बना दे, नहीं, हम इस अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण बनाएंगे। किस परिवार का वर्ग का, क्योंकि हम ये देखेंगे ये किस परिवार के हैं, ये सभी जो अक्षर हैं ये का परिवार के हैं, तो अनुस्वार इंगा में बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बनाएंगे, इस प्रकार से इंगा में परिवर्तित कर देंगे। तो आपने देखा होगा गंगा कैसे बन जाता है, गम गा। ठीक है, अनुस्वार ने देखा आगे वाले वर्ण को किस परिवार का है, का परिवार का, तो ये किस में बदलेगा, का परिवार के पांचवें अक्षर यानी इंगा में। तो यहाँ हम लिखेंगे ग, लिखेंगे गंग और गा, गंगा। ऐसे ही हमारा बनता है, देखिए पंग खा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, खा है तो ये हो जाएगा पंग खा। ठीक है, अब और देखिए, और हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे कहते हैं चंपा, किस में बदलेगा, पा है, पा वर्ग का अक्षर है, तो इसका पांचवा अक्षर कौन सा बनेगा, ये किस में परिवर्तित होगा, पा वर्ग के पांचवें अक्षर में, तो हो जाएगा चंपा। ठीक है, अब देखिए डंडा। ठीक है, तो डा का अनुस्वार किस में बदलेगा, बोले टा ठा डा ढा णा, णा में, वो भी आधे में, तो हो जाएगा डंडा। ऐसे ही बन जाता है हमारा झंडा, तो झ किस में बदलेगा, इसी के पांचवें अक्षर में, तो ये हो जाएगा, ये टा वर्ग का है ना डा, तो ये पांचवा अक्षर इसका णा होता है, तो ये हो जाएगा झंडा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही हो रहा है, ग इंगा में बदल गया तो हो गया गंगा, ये फिर इंगा में बदला हुआ अंकित, शा के बाद ये का वर्ग का अक्षर है तो अनुस्वार इंगा में बदला तो ये हो गया शंख, ये फिर से इंगा में बदल गया तो ये हो गया अंगम। ठीक है, अंक, अंक, अंग, जो भी का वर्ग के अक्षर होते हैं, शंख, पंख, यहाँ पे ये जो अनुस्वार होता है वो इंगा में परिवर्तित होता है। समझ गए। अब हम हर परिवार के कुछ कुछ उदाहरण देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अब चा परिवार के अक्षर आ गए, तो ये जो इंगा है वो यहाँ में बदल जाएगा, व्यंजनम, तो ये हो जाएगा व्यंजनम, बन गया। यहाँ कहा हमने चम, ये हो गया पा हो गया, तो कहा पंचम, क्योंकि च आगे लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे चा में यहाँ बन जाएगा, अनुस्वार हटेगा, यहाँ लग जाएगा और होगा चंचल, क्योंकि अनुस्वार के आगे पर में आने वाला जो वर्ण है उसी का सवर्ण बन जाएगा, उसी का सवर्ण पंचम अक्षर बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखा है कन, अब ये टा परिवार के अक्षर आ गए, तो ये जो अनुस्वार है वो णा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कंठ, कंटक, दंड, घंटा, झंडा, डंडा। ठीक है, अब ये और ये कोई अपद है, कोई पद नहीं है इसमें, है ना। अब देखिए ता परिवार के अक्षर आ गए, तो क्या हो गया, शांत, संधि, सब ये जो अनुस्वार है, क्योंकि ये क्या है, ता परिवार के अक्षर हैं, ये ता परिवार के अक्षर हैं, तो अनुस्वार ना में बदलेगा, तो हो जाएगा शांत, संधि, अंधकार, तंतु, बिंदु, चंदनम, चंदन, चंदन बनता है, चंदनम बन गया। अब देखिए पा वर्ग के अक्षर, पा वर्ग के अक्षर है पा फा बा भा,
तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार माँ में बदलेगा, तो हो जाएगा संबंध, कंपन, गुम्फन, ये हो जाएगा रंभा, अम्बा, जम्बुक। ठीक है, सब माँ में बदल गया, समझ गए। ये हो गया अनुस्वार यही परसवर्ण। अब इसके बाद एक और नियम हमारा कहता है कि यदि ना या माँ किसी पद के बीच में हो तथा उनके आगे वाले वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण या श, स, स, ह में से कोई भी एक वर्ण हो तो ना और माँ के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। तो अब ये लिखा है ना, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और श, स, स, ह, इनको हम कह देते हैं झल, झल वर्ण कह देते हैं, क्योंकि झलों में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों प्रकार के स, श, श, स और ह आ जाता है, तो ये झल वर्ण हो गए। कहाँ कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि, आगे उन्होंने कहा क्या कि यदि न और म किसी पद के बीच में हो, पद के बीच में हो और आगे यहाँ पे कोई भी झल वर्ण लिखा हुआ हो तो उनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो न या माँ के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह दिया है, ये जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। वही बात है, वो व्यंजन वाली ही बात हो गई, उसी को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ये न और माँ झल के होने पर किसमें, अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा मन स्यते, ये हो जाएगा नन स्यति, पयांसी, सरांसी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये अनुस्वार संधि के ये नियम हो गए, जहाँ पे माँ और ना का परिवर्तन भी हमारा अनुस्वार में बदल जाता है। दोनों प्रकार के परिवर्तन बता रहे हैं हम यहाँ पे। अब और भी क्या कहा उन्होंने, कहा कि यदि किसी पद के अंत में ना हो और उसके सामने चा या छा हो जाए तो क्या होगा, तो जो ना है उसके स्थान पे शा हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहा हमने, बालकांच लिखा हुआ है तो उनमें क्या हो जाएगा, आगे श का आगमन हो जाएगा। कह रहे हैं च या छा हो तो ना के स्थान पे, तो ना क्या बन जाएगा, यहाँ पे ना तो अनुस्वार बन जाएगा, ना अनुस्वार में बदल जाएगा और ना के स्थान पे श लिख देंगे हम, जब अगर चाहो छाहो तो इसी प्रकार से कस्मिन चित देखा है तो किस प्रकार से लिखा होता है, कस्मिन चित, श का आगमन हो जाता है, ये श में बदल जाता है, ये श में बदल जाता है, और जो ना था वो किस में पहुंच जाता है, वो अनुस्वार की बिंदी के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो हम कह रहे देवांश विद्वांश छात्र, विद्वांश छात्र, यहाँ हो जाएगा महांश छेद, यहाँ हंसश चलती या पठंश चलती, कश्मीश चलती। तो ये हमारे सभी किसके नियम हैं, यहाँ पर अनुस्वार संधि के ही नियम है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी अनुस्वार संधि भी हो जाती है पूरी। वही अनुस्वार संधि के बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं और हमारी आपकी जो भास्वती पुस्तक है उसमें बहुत सारे उदाहरण आए हैं। तो जिससे हमें संधियों को पहचानना है, जिससे आपके लिए पढ़ना समझना पाठों को आसान हो जाए, इसलिए हम आपको पहले ये व्याकरण की संधि भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे पाठ पढ़ेंगे तो आपको पाठ पढ़ना आसान लगेगा, समझ में आएगा कि यहाँ पे संधि के कौन से नियम हमारे लगे हैं जिस वजह से हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सारे वीडियो बच्चे पूछते हैं कि मैम कहाँ मिलेंगे, तो यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर संस्कृत व्याकरण की मिली जाएगी। साथ साथ में आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तब भी आपको ऐसा पेज मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, पेज ओपन किया, देखा यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में इंग्लिश मीडियम में गए तो 11th क्लास को सिलेक्ट किया, 11th क्लास की देखिए ये आ गए आपके सारे वीडियो के यहाँ पे आपके पेज मिल गए कि किस किस सब्जेक्ट के आपके वीडियो हैं, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाया जा चुका है। तो संस्कृत भास्वती पढ़ चुके हैं, व्याकरण की भी यहाँ पे पेज बन जाएगा, उसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, पेज मिल जाएगा संस्कृत व्याकरण का और वीडियोस भी मिल जाएंगे। पहले पाठ संधि पे जाएंगे तो यहाँ पे लेक्चर्स की लिस्ट आ जाएगी, क्लिक कीजिए, आपके सामने वो वीडियो ओपन हो गया। तो इस तरह से आप आराम से ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पाठ, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बन चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं और हम क्यों फालतू में यहाँ वहाँ भटक के हम ढूंढ रहे हैं। आराम से मैग्नेट ब्रेन्स पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन लेकर के अपनी पढ़ाई को पूरा करना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, व्यंजन संधि के एक और प्रकार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।